पॉइंट 5 19वीं सदी 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाई, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। 5.1 बच्चे, महिलाएं और मजदूर। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ। फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीज़ें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला। छपने से वे दर्ज तो हुई, पर इस प्रक्रिया में बदल भी गई। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गईं। पेनी मैगजीन्स या एक पैसिया पत्रिकाएं खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गईं। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थीं, जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। 5.2 नए तकनीकी परिष्कार। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना दिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाली प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगे। एक दो और चीज़ें हुई। कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप भी बदल गया। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला शिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नवैयत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैक या अजिल्द संस्करण छापे। चित्र 12 पेनी या एक पैसिया मैगजीन का आमुख। पेनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 के बीच सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया। यह मूलतः मजदूर वर्ग के लिए थी। बॉक्स 3 यॉर्कशायर के एक मैकेनिक थॉमस वुड ने बताया कि वह पुराने अखबार खरीदकर शाम के वक्त आग की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं होते थे। गरीबों की आत्मकथाओं से हमें पता चलता है कि वे मुश्किल हालात में पढ़ने के लिए जद्दोजहद करते थे। 20वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक मैक्सिम गोर्की की मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय इन संघर्षों की कहानियां हैं।
चित्र 13 इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन, अल्फ्रेड कॉनकानेन द्वारा बनाया गया लिथोग्राफ, 1874। छपी हुई सूचनाएं और इश्तेहार सड़कों की दीवारों, प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक इमारतों पर लगाए जाते थे। पॉइंट 6 भारत का मुद्रण संसार। आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। 6.1 मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियाँ की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियाँ छापी जाती रहीं। लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थीं, काफ़ी महंगी भी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। 6.2 छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तिकाएं छापीं। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थीं। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थीं। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था, यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्ट हिकी ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपने स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिकी ढेर सारे विज्ञापन छपता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सके। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगीं। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। चित्र 14 जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने, 18वीं सदी। यह एकॉर्डियन शैली में हाथ से लिखी पांडुलिपि का एक नमूना है। चित्र 15 हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने, 1824। 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित है। पेज पर खुशनविशी, नक्काशी और डिजाइन देखें। लेटर प्रेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडुलिपियां अमीरों के लिए बनाई जाती रहीं। चित्र 16 ऋग्वेद के कुछ पन्ने। प्रिंट के आगमन के काफ़ी बाद तक हस्तलिखित पांडुलिपियां प्रकाशित की जाती रहीं। यह पांडुलिपि मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई। स्रोत ग विलियम वोल्ट्स नामक व्यक्ति को 1768 ईस्वी में भी इस तरह की सूचना कलकत्ता के एक सार्वजनिक इमारत में टांगने की जरूरत महसूस हुई। जनसाधारण के लिए मिस्टर वोल्ट्स पब्लिक को यह बताने के लिए इस तरीके का सहारा ले रहे हैं कि चूंकि शहर में
छापे खाने की घोर कमी से नुकसान होता है, इसलिए वे उस व्यक्ति का हर संभव उत्साहवर्धन करेंगे जो छपाई में माहिर हो। पर जल्द ही वोल्ट्स महोदय इंग्लैंड चले गए और यह वादा हवा में लटका रहा।